घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे हरियाणा के दंगल की। जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है उसी तरह से वहां नेताओं के दौरे, बयानबाजी और प्रचार चरम पे चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही वर्चुअल वहां सभा संबोधित की, अभियान का आगाज किया और उधर मैदान में उतरे राहुल गांधी। दोनों से एक दूसरे पर जम के तंज कसा गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस का ढांचा झूठ पे टिका हुआ है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद झूठ के पुलिंदा है और खुद ही झूठ बोलते हैं। आखिर झूठ बोलता कौन है? बड़ी बात यह है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पे खर्ची और पर्ची, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नौकरियों में ये चला। दूसरी तरफ इनका कहना है, कांग्रेस का कहना है और दूसरे विपक्षी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी 10 साल में भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से हरियाणा को फंसा के रखी है। अब कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन जनता किसी पर यकीन करेगी तो क्यों करेगी? हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब, कांग्रेस से सुरेंद्र पंघाल साहब और हमारे साथ भाजपा से मनीष सिंघल साहब। सभी का स्वागत है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये मुझे लगता है कि बहुत नेचुरल सी बात होगी, जैसे जैसे चुनाव की डेट्स नजदीक आती हैं उसी तरह से नेताओं की बोलचाल में भी तल्खी, बयानबाजी में तल्खी, और स्थिति ये होती है कि कुछ भी कहना मैदान जंग में जैसे सब कुछ जायज है, वैसे ही सियासी दंगल में भी सब कुछ जायज है। वो रूप अब हरियाणा का चुनाव लेता जा रहा है। तो हम क्या देखें, इसमें कुछ नयापन है या अपेक्षित है? देखिए योगेंद्र जी, अपेक्षित है। पिछले चुनाव हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य के हों या लोकसभा के हों, सभी में आरोप प्रत्यारोप, बड़े तीखे आरोप प्रत्यारोप जिनको कह सकते हैं, वो लगते रहते हैं एक दूसरे पर। जो विपक्ष में है या जो सत्ता में है, एक जो प्रतिद्वंदी दल है, वो आपस में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अब हरियाणा का जो चुनाव है वो बड़ा एक क्रूशल पॉइंट पे अब पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो है ही, काफी तीखा है, आपने भी जिक्र किया। लेकिन हरियाणा के चुनाव को हमको किसी और एंगल से भी देखना चाहिए कि वहां पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। पहले 5 साल तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बाद में गठबंधन की सरकार के रूप में भाजपा ने वहां काम चलाया। तो भाजपा हरियाणा में कभी नंबर 2-3 की पार्टी भी नहीं थी, लेकिन 2014 में वो सत्ता में आ गई। ये एक बड़ी उपलब्धि थी भाजपा के लिए। लेकिन वहां का जातीय समीकरण ऐसा उलझा हुआ है पिछले 10 साल से कि वहां गैर जाट वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहा। तो उस रूप में भी वहां आंदोलन हुए किसानों के नाम पे, लेकिन वो एक जातीय समूह का जो चुनावी सियासी गणित से हम देखें तो वो कहीं जाट वर्सेस गैर जाट, भाजपा की पूरी कोशिश है कि जो गैर जाट वर्ग है वो उसके पाले में खड़ा रहे। लेकिन 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी भी बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा नहीं है कि लोगों की नाराजगी तो पनपती है, तो उसमें गैर जाटों में भी भाजपा की सरकार के प्रति नाराजगी पनपी। और कांग्रेस जो 10 साल सत्ता से बाहर थी, विपक्ष में रह के उसने आंदोलन भी किए, किसानों के आंदोलन किए, उसमें चली। तो एक मुकाबला जो अपर एंड जो शुरुआत में लग रहा था, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले, वह कि भाजपा का ज्यादा माहौल नहीं रहेगा। और क्योंकि मुख्यमंत्री को भी बदला भाजपा ने, जो खट्टर 9 साल से मुख्यमंत्री रहे तो उनको हटा के नायब को बनाया। तो एक कई एंटी इनकम्बेंसी जो भाजपा समझ रही थी कि 10 साल के शासन की है, उसको कहीं कम किया जाए, उसका प्रयास तो ये था मुख्यमंत्री बदलने के बाद। फिर उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव हुआ, तो लोकसभा की वहां 10 सीटें, 10 में से 5 सीटें भाजपा जीत गई, 5 कांग्रेस जीत गई। तो अब ये चीजें चुनाव हुए तो वहां का बागी भी खड़े हो गए दोनों दलों में। कांग्रेस में ज्यादा उम्मीदें जो थी, ये था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो वहां टिकट के दावेदार ज्यादा थे, तो टिकट तो एक को ही मिलना है, इसको नहीं मिला वो अपने बागी निर्दलीय के तौर पे भी चुनाव। आज कांग्रेस ने काफी 13 या 14 लोगों को वहां पार्टी से निष्कासित भी किया है। तो ये पार्टी का अंदरूनी काम है। भाजपा में भी, भाजपा में कई जो 10 साल की, जो अभी मैं पूर्व कह रहा था कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा बहुत सतर्क रही थी। अब वो वहां किस तरीके का रणनीति अपनाए, तो रणनीति के तौर पे भाजपा ने वहाँ पहले जो उनके गठबंधन के साथी थे दुष्यंत चौटाला,
उनसे मुक्ति पाई, वो एक अलग गए। तो भाजपा की रणनीति ये थी कि शायद जाट वोट बटे उस हिसाब से, और जो गैर जाट वोट है उसका पूरा एकदम उनके तरफ आए। तो पिछले 2 चुनावों में जो सत्ता भाजपा ने हासिल की, तो वो उसी दम पे उसने 10 साल पूरे गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो हरियाणा में तो उसी समुदाय समाज का मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये एक परिवर्तन वाली चीज है। अब वहाँ कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं खेमेबंदी है। शैलजा कहीं नाराज भी चल रही थी। शैलजा का जो हरियाणा में क्या, जाटों के बाद सबसे बड़ी जो संख्या है मतदाता वो शेड्यूल कास्ट की, दलित तबके की है। मायावती भी वहां चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी वहां दमदारी से चुनाव लड़ रही है, वो भी 5-7 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। तो अब भाजपा इन सब में ये देख रही है कि जो गैर भाजपा वोट है उनमें कहीं बिखराव हो, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये हवा बना दी कि सत्ता में तो हम ही आएंगे, या तो वो एक अलग चीज है। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर है, तो दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा, उसके बाद जो नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा उस पर आप गए रहेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सबकी निगाहें 8 अक्टूबर पे टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हरियाणा 90 सीटें, उससे बड़े कई राज्य हैं, लेकिन हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिहाज से। संपन्न राज्य है, एनसीआर का एरिया पड़ता है काफी, वहां की सियासी गूंज है वो पूरे देश में सुनाई देती है। अब जैसे छोटा सा राज्य है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में अगर जो भी सियासी घटनाक्रम होता है तो उसकी मीडिया कवरेज की बात हो, मीडिया ट्रायल की बात हो, या जो स्पेस मिलता है खबरों का उसकी बात हो, वो दिल्ली को मिलता है, क्योंकि सियासत का जो मेन अखाड़ा है वो दिल्ली में पड़ता है और खबरें वहीं से निकलती हैं। तो उस लिहाज से दिल्ली काफी महत्वपूर्ण। बीजेपी काफी समय से वहां से 2 टर्म से केजरीवाल वहां पे अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज कराई है उन्होंने, और अच्छे उसके साथ में अब चलिए कुछ महीने के लिए उन्होंने रिजाइन करके आतिशी को बैठा है, लेकिन वहां की चर्चा सब जगह जाती है। इसी तरह से हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि बेशक पार्लियामेंट इलेक्शन में 5 सीट बीजेपी और 5 कांग्रेस के खाते में चली गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे कि लगता भी है कि पहले हुआ भी है ऐसा कि अलग सोच होती है मतदाता की और वो बदल भी सकती है। अभी जैसे राजीव जी बता भी रहे थे कि वहां पे जाट और गैर जाट का मुद्दा काफी, तो वो लगे रहते हैं। हमारे साथ में इस वक्त सुरेंद्र पंगाल साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और भाजपा से मनीष सिंघल साहब जुड़े हुए हैं। उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे साथ ऑडियो पे उपलब्ध रहेंगे। जी मनीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मनीष जी हमारे साथ में भी जुड़ रहे हैं, लेकिन बात बस ये आती है कि सियासी पारा और सियासी तलखियां जिस तरह से चढ़ती जा रही हैं वो हरियाणा में इस वक्त काफी है। हरियाणा के कई ऐसे मतदान के केस भी हो चुके हैं पहले, जो आज भी लोगों की जहन में। हमारे साथ में सुरेंद्र पंगाल साहब है। पंगाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि झूठ बोल करके, पाखंड रच करके सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस, और जिसकी पृष्ठभूमि ही भ्रष्टाचार और उस पे बनी हुई हो, झूठ पे, तो अंदाजा लगाया जाना चाहिए वो आगाह कर रहे थे जनता को। नहीं, झूठ बोलना और पाखंड फैलाना तो बीजेपी की पृष्ठभूमि है सर। बीजेपी की पैदाइश ही पाखंड से और झूठ से हुआ है, और सरकार भी बीजेपी की झूठ से ही पैदा हुई है। शुरुआत ही बीजेपी ने की है झूठ बोलने की, और मोदी जी तो हमेशा कोई भी शुरुआत करते तो झूठ बोल के ही करते हैं, और पाखंड फैलाने का तो सबसे पहला एजेंडा होता है मोदी जी का। जी लेकिन मोदी जी तो फैक्ट्स के साथ में बताते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि 10 पहले जब सरकारें रही तो किस तरह से भ्रष्टाचार किया। का तो सरेआम रहा है। हमारे धर्म गुरुओं के जिनके 300, 400 साल का गैप रहा है, उनको एक ही उसमें गुफा में बैठा के वो वार्तालाप करवा देते हैं। मोदी जी तो इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। गुरु नानक जी का कहाँ, उनका गोरखनाथ का, पता नहीं किस किस की मीटिंग गुफा में करा देते, जिनके जन्म का ही 400 साल का गैप है।
उनकी वो करते हैं। वो तो सिकंदर को बिहार में ले आ देते हैं। इतिहास के अंदर कौन उनको जांच करे, कौन से इतिहासकार उनको बता के गए हैं कि सिकंदर भारत में आया, वहां बिहार में आया था। ये तो इतिहास, ये तो रिकॉर्ड पड़ा है मोदी जी का झूठ का, बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड। मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, भाजपा नेता मनीष सिंघल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पंगाल साहब का जवाब तो वही दे सकते हैं। राजीव जी, वो लंबा एक सफर रहा है आपका राजनीतिक पत्रकारिता को देखते हुए। बहुत सारे केस ऐसे भी रहे हैं, और पहले हरियाणा के चुनाव को कवर करना बहुत बड़े दिग्गज पत्रकार भी पहुंचा करते थे कि हरियाणा का इलेक्शन है, उसका अपने अलग अंदाज रहा करता था। दौर बदल गए, चौधरी देवीलाल रहे हो, चाहे उसके बाद चौटाला रहे हो, बंसीलाल रहे हो, क्योंकि ये बात सही है कि बीजेपी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 14 के बाद में वो मंजिल हासिल की है जो उससे कोसों दूर दिखाई दे रही थी, और ये माना जाता था कि बीजेपी 3-4 के नंबर की पार्टी हो सकती है, क्योंकि वहां उनका अपना कोई दम नहीं है। वहां जाट बेल्ट जो है उसमें दमखम चौधरियों का ही चलेगा, लेकिन इस मिथक को तोड़ा उन्होंने। लेकिन राजनीति जिस स्तर की रही वहां पे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन एक अलग अंदाज भरा इलेक्शन रहा है, अब वो दिखाई देता है। देखिए युगन जी, हरियाणा में हमेशा भाजपा जो है वो कहीं किसी बड़े दल के साथ सहयोगी के रूप में आए। पहले बंसीलाल जी के साथ, जो बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी थी, उसके साथ गठबंधन करके सत्ता में रही, तो भाजपा वह मुश्किल से 8 या 10 सीटें हमेशा जीतती रही। वो जब भी सत्ता में किसी के साथ आई तो सहयोगी के रूप में आई, छोटे भाई के रूप में आई। लेकिन पिछले 10 साल से भाजपा फुल फ्लैश अपने दम पर कहीं वहां सत्ता में आई, शासन में आई, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस की कमजोरी रही, या उस पर कहीं बिखराव रहा, या कांग्रेस में वहां हमेशा गुटबाजी रही। आप देखिए, वो भूपेंद्र हुड्डा, सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनके अपने अपने अलग खेमेबाजी रही, तो कांग्रेस बहुत पिछड़ती रही। इस बार शायद कांग्रेस के आलाकमान ने इनको एकजुट करने की चुनाव से पहले ही बहुत कोशिश की, लेकिन चुनाव बीच बीच में कहीं ना कहीं होता, सैलजा की नाराजगी सामने आई कि साहब मेरे समर्थकों को तो बहुत, समर्थकों को ज्यादा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा का तो दावा मुख्यमंत्री के तौर पे वहां शुरुआत से ही है, और वो कांग्रेस आलाकमान उनको नाराज भी नहीं कर सकता था, कि चुनाव से पहले कहीं ऐसा भी लग रहा था कि यदि वो नाराज हो गए, वो अलग दल बना के भी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत तैयारी पिछले 5 साल से चलती आ रही थी। तो ये एक वहां की जो हरियाणा की राजनीति वो है। भाजपा ने विशुद्ध एक नया एक जाजम बिछाई, खट्टर के रूप में वहां उन्होंने एक मुख्यमंत्री दिया जो आरएसएस के प्रचारक थे, तो उस रूप में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये भाजपा की उपलब्धि कहा जाएगा। मैं तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि वो 10 साल तक उसने वहां शासन किया। तो उस शासन के बाद अब क्या स्थिति होगी, आप हम सब जानते हैं कि चुनाव रणनीतिक तौर पे लड़ा जाता है। अब सरकार के कामकाज वो सब फैक्टर तो काम करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रणनीति के हिसाब से कहीं चुनाव मैदान में उतरते हैं। 90 सीटों का हरियाणा विधानसभा है, वहां 90 सीटों पे चुनाव हो, तो एक एक सीट की अपनी अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि है, जहाँ उनकी अलग अलग रणनीति बनेगी, किस क्षेत्र में किस रूप में कामयाबी हासिल की जाए। तो ये बनाई होगी राजनीतिक दलों ने, ऐसा नहीं चुनाव मैदान में गए तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों ने उस रूप में भी बनाई होगी। अब जहां तक आप कह रहे थे हरियाणा का महत्व, हरियाणा का महत्व तो इसलिए भी बहुत ज्यादा कि दिल्ली जो है वो उसके चारों तरफ हरियाणा है, और बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोहना है, ये पूरा दिल्ली से भी महंगा इलाका हो गया है। तो हरियाणा का तो अपना बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ संपन्नता भी, वहाँ प्रति व्यक्ति आय का भी बहुत अच्छी है, जमीनों की संपन्न, देश के संपन्न राज्यों में से एक है हरियाणा, और जिसे हम कहें कि धान का कटोरा भी है वो। मैं राजीव जी वापस आऊंगा। मनीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष सिंघल जी आप सुन पा रहे हैं? मनीष सिंघल जी हमारे साथ में हरियाणा से भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उनका जवाब तो पंगाल साहब का जो जवाब है उन्हीं को देना है, और वो हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका दोनों ही ओर से झूठ की बात कही जा रही है। तो जनता जानना भी चाहती है
कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, क्यों बोला जा रहा है झूठ राजनीति में। सियासत में व्यंग तंज ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन अभी राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है, वह दौर एक अलग ही मोड़ पे चल रहा है और अलग ही अंदाज का दौर है। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंगाल साहब। जी सर। जी पंगाल साहब, लेकिन आप मुझे फ्रेम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास में आ रहा हूं वापस। तो हरियाणा का इलेक्शन बड़े ही रोचक मोड़ पे है और रोमांचित कर देने वाला है मतदाता को। मतदाता इस बार, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, हरियाणा का जो मतदाता है, मैंने हरियाणा में कुछ समय वहां की जर्नलिज्म को देखा भी है और इलेक्शन भी कवर करने का मुझे अवसर मिला है किसी दूसरे चैनल से। वहां उधार नहीं रखता मतदाता, वहां हिसाब चूकता स्टेज के नीचे और स्टेज पे ही करता है कि बताइए आपने ये घोषणा की थी, इतनी तारीख को बोला था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। पंगाल साहब, नेताओं को लगता है आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है, आप स्पोक्स पर्सन रहे हैं, आप मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं। वहां हरियाणा की एक पार्टी लाइन से अलग हट करके ये कहा जाता है कि वहां उधार नहीं रखता मतदाता। नेताओं के लिए बहुत भारी है कि तुरंत उनको हाजिर जवाबी चाहिए, अदरवाइज तो देखते हैं कि कोई दम नहीं है नेता में हमारे में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। हरियाणा के अंदर हाजिर जवाब हर व्यक्ति मिलेगा और हर व्यक्ति मुंह पे जवाब देने की हिम्मत रखता है। वो पीठ पीछे कुछ नहीं करता, वो सामने जो होता है वो सामने ही कहता है और जो उसके दिल में होता है वही मुंह जुबान होता है उसका। हरियाणा का कार्यकर्ता, हरियाणा का आदमी, हरियाणा का वर्कर, हर व्यक्ति, हर नेता को जवाब देने की हिम्मत रखता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सीनियर पत्रकार जी जैन साहब ने बताया, हमारा 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ, उसके बाद यहाँ कांग्रेस, और उस कांग्रेस से अलग होकर चौधरी देवीलाल ने विपक्ष की भूमिका निभाई और उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई नेताओं की। उस यूनिवर्सिटी में हर नेता पैदा हुआ। पैदा होते होते धीरे धीरे राजनीति सीखता जयप्रकाश नारायण जी का, चौधरी देवीलाल जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का एक दौर था। उस दौर के अंदर वो नेता पैदा हुए। वही नेता धीरे धीरे करके अपने सभी पार्टियों में एस्टेब्लिश्ड होते गए और बीजेपी तो बहुत छोटे रूप में यहाँ आई थी। कभी 1 सीट, कभी 2 सीट से ज्यादा कभी जीतती नहीं थी, सहयोगी दल के रूप में कार्य करती थी। उसके बाद बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी का अपना हरियाणा में कोई आधार नहीं, कोई जनाधार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, लेकिन बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से नेता लिए हैं। वो कंड किसी भी तरीके से अपने अंदर मिला के और राजनीति शुरू की। पहले उन्होंने पहले कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस को तोड़ा, भजनलाल जी के परिवार को, फिर चौधरी देवीलाल के परिवार जी को तोड़ा, फिर उसके बाद अब तीसरी बार ये योजना आ रही है, इसमें बंसीलाल जी के परिवार को साथ लेके वो सत्ता में बैठने के सपने देख रही है। ये जी, चौटाला जी की भी तीसरी पीढ़ी तक अब पहुंच गए हैं, क्योंकि चौटाला परिवार भी अभी एक परिवार के रूप में नहीं रहा। उनके भी अलग अलग संतानें अपना अलग अलग राजनीतिक तेवर पे हैं। ये डिवाइड एंड रूल का जो तरीका है, जो अंग्रेजों का था, वही बीजेपी अपनाती है। पिछली योजना में 5 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों बच्चों में फ्रैक्शन डाल के तोड़ के जन पार्टी बना के जेजेपी के नाम से और उसका सहयोगी बना के उसे सत्ता चलाई 5 साल। और अब चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू किरण चौधरी को कांग्रेस से तोड़ के और अब सत्ता के सपने देख रही है बीजेपी। और ये बीजेपी का अपना कोई नहीं है। यहाँ पे आप लोकसभा में उठाएं, चौधरी धर्मवीर जी कांग्रेस से गए हैं, राव इंद्रजीत जी कांग्रेस से गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस से गए थे, वापिस कांग्रेस में आ चुके हैं, अरविंद शर्मा जी कांग्रेस से गए थे, अभी बीजेपी में है, रमेश कौशिक जी कांग्रेस से गए थे। बीजेपी का अपना कुछ नहीं है यहाँ, वो हमेशा दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ती। एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे, 3 इलेक्शन में देख रहा हूँ, तीसरा चुनाव है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार निशाने पे है। ये कहा जाता है कि दामाद जी के लिए वहां पूरी राजनीतिक जाजम बिछाई जा रही है। ऐसा है सर, ये तो एक का नाम ले रहे, इनके तो दामाद ही अनगिनत है बीजेपी के, तो इनके तो पता ही नहीं चल रहा, इतने दामाद हैं बीजेपी के। तो ये तो दामाद बना के लाते हैं, बाद में नौकर बना लेते हैं, दामाद बना के तैयारी करके लाते हैं, असली दूल्हे राजा के रूप में लेके आते हैं पार्टी में, और पार्टी में आने के बाद उसको ऐसा कर देते, वो कुछ कहीं का कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो कहीं का नहीं रहता। सुरेंद्र जी
हमारे साथ में जी सर। रश्मि अग्रवाल जी जुड़ गई है, बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे हम जानना चाहेंगे। रश्मि जी, मुद्दा यह चल रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की आधारशिला और कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर बन गया है वो झूठ पे आधारित है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि झूठ केवल बीजेपी फैलाती है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर झूठ बोल कौन रहा है? कांग्रेस झूठ बोल रही है। जिस तरह उन्होंने हिमाचल में झूठ बोला और 8,500 का भ्रम दिखा के सरकार बना ली और आज वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो झूठ तो कांग्रेस बोल रही है, शुरू से झूठ बोल रही है। मोदी जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ही तो विकास किया है देश का। 10 साल में आप देखिए, हाईवेज हो गए आपके, नेशनल हाईवे के अलावा राम मंदिर हो गया, फिर कितने वर्षों से लंबित जो 33% जो है महिला आरक्षण था, वो बिल हमारी सरकार ने पास कराया, धारा 370 का उन्मूलन कराया। इसके अलावा आज देखिए कश्मीर में 57% दूसरे चरण में मतदान हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो पाया है कि धारा 370 का उन्मूलन हुआ और भाजपा की सरकार ने लोगों को इतना सुरक्षित माहौल प्रदान किया कि आज वह इलेक्शन हो पाया। लेकिन रश्मि जी, अभी आप थोड़ा सा विलंब से जुड़े, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अभी पंगाल साहब कह रहे थे कि 10 साल के अंदर बीजेपी को उपलब्धि गिनाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। नहीं, उपलब्धियां इतनी सारी हैं कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा लेकिन उपलब्धियों की लिस्ट कम नहीं होगी, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। और आपके पास हुड्डा साहब का 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड आप देखें तो 8,500 से ऊपर का जो जमीन का घोटाला हुआ था, भूमि का घोटाला हुआ था दामाद जी की वजह से, उस वजह से वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। झूठ तो वो लोग बोल रहे हैं। आज भी जिस तरह से सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इलेक्शन निकालने के लिए और फिर रश्मि जी, रॉबर्ट वाड्रा के लिए ये बात आती है कि 10 साल से केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, लेकिन अगर कहीं कुछ घोटाला किया था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी नहीं, वो सारी जो है टेक्निकल चीजें जो है वो बिल्कुल की जाएंगी और घोटाला हुआ है इस बात से तो कांग्रेस भी डिनाई नहीं कर सकती है। पूरा सारा पेपर में छपा था, वो सारे लोग जानते हैं कि घोटाला किया गया था और सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, चुनाव पे क्या असर पड़ रहा है इसका? सॉरी, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका, जिन घोटालों की आप बात कर रही हैं? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रश्मि जी, मेरा सवाल ये है कि जिन घोटालेबाज और घोटालों की आप बात कर रही हैं, करप्शन की बात कर रही हैं, उसका असर क्या पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा इस चुनाव पे? जी रश्मि जी। सर मैं बताता हूँ क्या असर पड़ेगा। तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी असर पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी हमारी। चले पंगाल साहब, सुना भी आपने, जवाब देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ये कहना है बीजेपी। मैं शुरुआत करता हूँ। 10 साल पहले मोदी जी ने, आदरणीय मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। वो झूठ किसने बोला था, मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से। दूसरा, काले धन को वापसी लाने का एक वादा किया था, वो काले धन वापस लाने का कहाँ गया? वो झूठ बोला था। इतने बड़े बड़े बोल के युवाओं को रोजगार मिला है। अगर आप जो है रोजगार वो तो नौकरियां नहीं होती है, नौकरियों के अवसर पैदा करना भी रोजगार देना ही होता है। अगर आप देखेंगे तो करोड़ों यूनिकॉर्न भी तैयार हो गए हमारे देश में। हमारे देश की कितनी इकोनॉमी बूस्टअप हुई है, बिना रोजगार के कैसे हो जाएगी? हम 10वें पायदान से अगर 5वें पायदान में पहुंची है हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में, तो ऐसे थोड़ी ना पहुंच गई है, सिर्फ खोखले वादे करके तो नहीं पहुंच गई है। हरियाणा में इतना असर देखने को मिलेगा आपको कहीं भी, किसी भी हल्के। इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हर चौपाल पे, हर मोहल्ले के कोने पे, कोने चौराहे पे, हर जगह कार्यकर्ता इनसे, किसान आदमी, मजदूर आदमी इनसे सवाल पूछ रहे हैं। फसलों पे एमएसपी पे लेने के लिए तैयार और फसलें ली भी जा रही है उसी रेट पे। जवाब देना तो कांग्रेस को मुश्किल हो जा रहा है। और तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बहुमत से हमारी सरकार आएगी। नहीं कर पा रहे हरियाणा के अंदर, ये हालात है इनके नेताओं की। हेलो जी बिल्कुल पंगाल साहब, लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि आप पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इन पे आप लगा रहे हैं, तो जनता किसको, कैसे जनता संतुलन कैसे बैठाएगी? हाँ, वास्तव में कौन है?
10 साल से ये कोई जांच करा के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। आप लोग को ठोस आधार नहीं बता रहे हैं जनता कि सच यहाँ जानती है, जनता जनता पूरा सच आकलन जानती है, करती वो है, सब देख रही है, और वो इस बार भी कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देगी। हर चौपाल पे व्यक्ति, किसान खड़ा रहता है, मजदूर खड़ा रहता है, छोटा कर्मचारी, सरपंच, आंगनवाड़ी की महिलाएं, आपका नर्सिस, सब के सब लोग जो इन्होंने भ्रष्टाचारी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी है। है प्रॉब्लम सिर्फ एजेंट्स को हो रही है जिनका भ्रष्टाचार जो नहीं कर पा रहे हैं, परेशान सिर्फ वो लोग हैं, बाकी तो सभी लोग, जनता सभी खुश है भाजपा की सरकार से। हाँ, वो बड़े व्यापारी है ना आपके, जो दो जमाई अडानी और अंबानी, वो बड़े खुश हैं। बिल्कुल नहीं, जमाई तो वाड्रा जी हैं, इनकी वजह से सरकार चली गई कांग्रेस की हरियाणा से। दो जमाई हैं, अडानी और अंबानी, वो बड़े खुश हैं। जमाई जी का है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के कर्जे माफ कर दिए गए, और उनके हिसाब से आप देश की नीतियां बना। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट को। तो चलिए, हरियाणा का चुनाव इस वक्त पूरी सियासी रंगत पे है, वहां जमकर एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जनता को तय करना है कि किसका भ्रष्टाचार ज्यादा है, किसका कम है, कि वास्तव में पाक साफ है कि नहीं है, ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल अपनी बातों के जरिए, अपने सिंबल के जरिए, हर किसी के अप्रोच में अपनी बात पहुंचाने की सभी ओर से कोशिश की जा रही है। अब सफलता किसे मिलेगी, ये तो जब 8 तारीख को हम चर्चा करेंगे तभी पता चल पाएगा, चुनाव परिणाम आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।